So hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Khushi. Those who don't know me, I'm a first year BMS student currently preparing for NEET 2026 as a partial dropper. Also, I went for MBBS abroad after NEET 2021 after my first attempt, and I went to Ukraine, but due to many other reasons apart from Ukraine-Russia war, I had to leave it. ठीक है, तो अभी मैंने एक दो वीडियोस डाली थी अबाउट माय जर्नी एंड एमबीबीएस अब्रॉड और एनएमसी की गाइडलाइंस को लेके। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों को डाउट्स आ रहे थे कि एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एमबीबीएस अब्रॉड जब जाते हैं तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि किसको जाना चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड के लिए या किसको नहीं जाना चाहिए। देखो सबसे पहले तो अगर आपने पहली बार नीट दिया है, जैसे मैंने दिया था और मैं डायरेक्टली एमबीबीएस अब्रॉड के लिए चली गई थी, तो ये गलती आप लोग मत करना। ठीक है, अगर आपने पहली बार नीट दिया है और आप सोच रहे हो कि एमबीबीएस अब्रॉड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो मैं आपको अभी वार्न कर देती हूँ, आपको दोबारा नीट देना चाहिए, अपना एक अच्छा फुल अटेम्प्ट देना चाहिए नीट के लिए और एमबीबीएस अब्रॉड को अभी स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका पहला अटैम्प्ट है, यू हैव पोटेंशियल, यू हैव टाइम, ठीक है, तो आप दोबारा से नीट दो और एमबीबीएस अब्रॉड को अभी छोड़ दो। लेकिन अगर आपका ये तीसरा चौथा या सेकंड अटैम्प्ट है और आपको लगता है कि अब आपको एमबीबीएस ही करना है और बजट आपका प्राइवेट का नहीं हो रहा है, ठीक है, और आपको लगता है कि एमबीबीएस अब्रॉड इज़ अ गुड ऑप्शन, तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले जब मैंने भी एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लिया था, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी कंट्री अच्छी होगी। सबसे पहले हम कंट्री देखते हैं। ठीक है, तो कंट्री में कैसे देखेंगे, एनएमसी की गाइडलाइंस को वो जो फॉलो करे, ठीक है, जहाँ वॉर ना हो रही हो, और स्पेशली लड़कियों के लिए एक सेफ कंट्री जहाँ पे आप अपना 5 साल बिता सको, 6 साल 7 साल बिता सको। 5 साल का नहीं होता है बाहर एमबीबीएस, 6 साल का होता है, और अगर बाकी कुछ कंट्रीज़ को देखें तो 6 से 7 साल का एमबीबीएस होता है। तो अगर आपको 6 से 7 साल किसी कंट्री में बिताने हैं तो ऑब्वियसली आप अकेले वहाँ जाओगे, आपकी फैमिली का कोई मेम्बर आपके साथ नहीं जाता है, तो वो सेफ़ होनी चाहिए लड़कियों के लिए स्पेशली। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पहले देखते हैं। अब मान लो आपने कोई एक कंट्री सिलेक्ट कर ली, उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं। ठीक है, तो हमने सोचा कि हमने 3-4 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर लिए। अब उसमें ना आप क्या करते हो, बच्चे क्या करते हैं कि सीधा गूगल पे जाते हैं, ठीक है, रेडिट वगैरह पे या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब पे सर्च करते हैं उन कॉलेजेस के बारे में। तो अब यहाँ दिक्कत क्या आती है कि जो रेडिट वगैरह पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे एजेंट्स से जुड़े स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी उस कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग आपको एक ऐसा सिनेरियो, आपको एक ऐसी लाइफ दिखाते हैं अबाउट दैट कॉलेज जो कि एक्चुअल में फेक होती है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी और ये बहुत जगहों पे होता है। आपको रेडिट पे जो कमेंट्स दिखते हैं कि हाँ मैं तो यहाँ पे 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बहुत बढ़िया है, एक्सपोजर भी अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे हैं, एनएमसी के रूल्स को फॉलो करता है, ये सारी बातें ना आप अगर आपको नहीं पता चलता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रेडिट के प्रोफाइल में आपको ये तो कोई नहीं दिखाएगा ना कि वो एक एजेंट है, वो एक स्टूडेंट बन के आपको मतलब आपके माइंड में वो डाल देते हैं कि हाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेने से आपका लाइफ सेट है, आपका एमबीबीएस बढ़िया हो जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जेन्युइनली जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, मान लो आपने एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, अब आप किसी एजेंट से, एक ट्रस्टेड एजेंट से बात करते हो और उनसे उन स्टूडेंट्स का नंबर लेते हो जो आपसे पहले वहाँ एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है, और उनसे आप उनके दोस्तों का नंबर लेते हो या फिर आप उनसे उनके दोस्तों से बात करते हो। क्योंकि देखो जो डायरेक्टली एजेंट आपको जिसका नंबर देगा वो ऑब्वियसली एजेंट से जुड़ा हुआ होगा और वो एजेंट की अच्छाई करेगा और उस कॉलेज की भी अच्छाई करेगा, आपको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताएगा। तो आप उनके थ्रू उनसे दोस्ती वगैरह करो या कुछ भी करो, आप उनके थ्रू बस किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल लो, मैं तो ये कहूँगी, और आपको फिर पता चलेगा। अगर आप मल्टीपल लोगों से वहाँ बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ की रियलिटी क्या है। ठीक है, अगर वहाँ पे एक्सपोजर अच्छा है, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, सेफ़ है या नहीं है, सारी बातें आपको वहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे से बता पाएंगे। इसके अलावा देखो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आपको जैसे कोई एजेंट वगैरह है वो आपको 3-4 पैम्पलेट्स दे देते हैं, 3-4 ब्रोशर्स दे देते हैं कि ये कॉलेज अच्छे हैं, मान लो रशिया के या फिर जॉर्जिया के, कि ये कॉलेज अच्छा है, ठीक है, आप इनमें एडमिशन ले सकते हो, ये इनका फ़ीस स्ट्रक्चर है और ये इनकी रैंकिंग है। मान लो ये कॉलेज हमारे 34th रैंक पे है या 54th रैंक पे, बहुत बढ़िया कॉलेज है ना, आप एडमिशन ले लो। ठीक है, इस तरीके से आपको वो ब्रोशर्स दिखाते हैं। अब वो ब्रोशर्स वो एजेंट ही बनाते हैं, तो आप कैसे यकीन कर सकते हो कि वो एक एक्चुअल रैंकिंग है? वो 3rd पार्टी रैंकिंग होती हैं, ठीक है, जो अलग अलग वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग बनी होती हैं।
तो वो उन पे आपको यकीन नहीं करना चाहिए। जो वर्ल्ड डायरेक्टरी पे आपको जो रैंकिंग दी गई है उस कॉलेज की, जो एक्चुअल ऑफिशियल जो आपको ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे मिलती हैं, उन्हीं पे आपको विश्वास करना चाहिए। प्लस जो आपको फ़ीस स्ट्रक्चर उसमें दिखाया जाता है वो मोस्ट केसेस में आपको जेन्युइन नहीं दिखाया जाता, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे हिडन चार्जेस और बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे हिडन चार्जेस आपको दिखाते भी नहीं है। ठीक है, आपको बाद में बताया जाता है कि मैम आपको थर्ड ईयर में ना ये फ़ीस और ऐड करनी पड़ेगी, या ये फ़ीस बढ़ गई है कॉलेज की, अब आपको और पैसे देने पड़ेंगे। ज़्यादातर एजेंट्स यही करते हैं, मैडम अब आपकी फ़ीस बढ़ गई है, अब आप $800 की जगह $1000 देना इस फ़ीस के। तो इस तरीके से आपसे एजेंट्स हिडन चार्जेस ले लेते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि एक एजेंट के थ्रू डायरेक्टली एडमिशन मत कराओ। 3-4 लोगों से बात करो, 5-6 लोगों से बात करो, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको ज़्यादा ट्रस्टेबल लगे, उसके थ्रू एडमिशन कराओ। ठीक है, और लोकल एजेंट्स पे ना बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। ये नहीं कि मेरे शहर में ये एजेंट है तो मैं इससे एडमिशन ले लूँगी, या फिर मेरे अंकल का नोन ये एजेंट है तो मैं इससे एडमिशन ले लूँगा। ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, आपको एजेंट, आपकी ये डिग्री का सवाल है, तो ये आपके गली मोहल्ले वाले जो एजेंट्स होते हैं ना, ये आपका एडमिशन करा तो देंगे और आपको फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आपको नहीं पता कि ये लोग कभी आपकी हेल्प तो कर नहीं पाएंगे, वहाँ डायरेक्टली इनका कोई कांटेक्ट नहीं होता, ये बस किसी और एजेंट से जुड़े हुए होते हैं, इनकी चिकन बनी होती है और ये आपका एडमिशन करा देते हैं और फिर बस भूल जाओ। वहाँ कोई आपको दिक्कत आएगी या फिर कुछ आगे फ्यूचर में एडमिशन ऑफिस से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके की आपको दिक्कत आएगी ना, तो ये लोग आपकी कहीं हेल्प नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे एजेंट्स फ्रॉड भी निकलते हैं जो आपको बोलते तो हैं कि आपका एडमिशन हो गया है, लेकिन जब आप कॉलेज जाते हो, आप उस कंट्री में लैंड कर जाते हो, फिर आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन तो हुआ ही नहीं है, आपका एडमिशन लिस्ट में नाम ही नहीं था। ऐसा केसेस हुए हैं, मेरे खुद के कॉलेज में ऐसे केसेस हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता रही हूँ, इन चीज़ों से बच के रहना। ठीक है, अब मेजॉरिटी लोग MBBS इंडिया प्राइवेट का छोड़ के MBBS अब्रॉड को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली काफ़ी लो है। जहाँ आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ लग जाते हैं इंडिया में, वहीं आपको 25 लाख से लेके ऑलमोस्ट 50 लाख तक में आपका MBBS अब्रॉड से ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप लोग वहाँ पे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं। ठीक है, और इस बात को सोच के ना काफ़ी सारे पेरेंट्स लोन ले लेते हैं, एजुकेशन लोन ले लेते हैं। देखो, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एजुकेशन लोन बिल्कुल मत लो MBBS अब्रॉड करने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता, आप ले लोगे एडमिशन के टाइम पे आपको 25 लाख फीस बताएगा एजेंट और आप 25 लाख का लोन ले लोगे, बट आपको नहीं पता कि आगे हिडन चार्जेस कितने हैं। मैं आपको बार बार यही बात बोल रही हूँ क्योंकि हिडन चार्जेस आपसे बहुत सारे एजेंट्स मांगते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको और कितनी पे करनी है फ़ीस। आप ऊपर से 10 लाख लेके चलो। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपको 35 का बजट बताया, आपको 50 का बजट बताया, आपको 70 का बजट बताया, उसमें आप हर चीज़ में 10 लाख प्लस कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीस लगी जाती है, जो कि एक्चुअल में होती नहीं है, बस एजेंट बना देते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। बाकी ड्यूरेशन का देखें तो 6 ईयर्स का कोर्स होता है MBBS अब्रॉड का, और इसमें अभी देखें तो कुछ मतलब कॉलेजेस में, कुछ कंट्रीज़ में ये बोल रहे हैं कि उसी टाइम पीरियड में आपको 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूड करा देंगे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 6 ईयर्स के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप अलग से कराई जाएगी। ठीक है, तो ये 7 ईयर्स का कोर्स हो सकता है, कुछ जगहों पे 6 ईयर्स का हो सकता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम देना है। अगर आप वापस इंडिया आना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम देना है और नेक्स्ट 1 के बाद दोबारा से इंटर्नशिप करनी है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स का आपका ड्यूरेशन बैठ जाता है आपके MBBS का, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप इन अब्रॉड एंड इन इंडिया। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो, आप किसी भी एजेंट के थ्रू एडमिशन लो, आपको हर एक एजेंट से ना बहुत हार्शली क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। तो आपको जेन्युइन क्वेश्चंस उनसे हमेशा पूछने चाहिए कि आप जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन करा रहे हो, उसमें मेरे जो कोर्स ड्यूरेशन है, जो NMC के अकॉर्डिंग जो कोर्स ड्यूरेशन बताया गया है, उसके बाद आप मुझे 12 मंथ्स का इंटर्नशिप कराओगे या फिर वो क्लर्कशिप कहलाएगी। क्लर्कशिप और इंटर्नशिप में दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कभी पता चला कि आपका पूरा MBBS हो गया, इंटर्नशिप के बदले आपको क्लर्कशिप का उन्होंने सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उनसे पूछो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ये जो कॉलेज है जिसमें आप मेरा एडमिशन करा रहे हो, वो किन के थ्रू एफिलिएटेड है। ठीक है, अगर वो ECFMG के थ्रू या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एफिलिएटेड है कि नहीं है। ठीक है, अगर उस कॉलेज के थ्रू आप USMLE दे सकते हो, प्लैब दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। ठीक है, और NMC द्वारा अगर वो एफिलिएटेड है या नहीं है।
और एक चीज़ और देखो, आप ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखोगे एजेंट्स के और वहाँ रहने वाले बच्चों के, कुछ तो जेन्युइन होते हैं नो डाउट, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ही होते हैं जो आपको एडमिशन खींचने के लिए वहाँ की चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। बहुत अच्छा अच्छा बिल्कुल फेरी टेल लाइफ आपको दिखाई जाती है कि हाँ हम कॉलेज जा रहे हैं, सुबह एकदम परफेक्ट लाइफ चल रही है, डाइसेक्शन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, बढ़िया एक्सपोजर है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों को देखो, उनसे कांटेक्ट करो और उस कॉलेज में एडमिशन ले लो। ये ट्रिक्स होती हैं जो बहुत सारे एजेंट्स मतलब करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए। तो इन चीज़ों से आप बच के रहना, जेन्युइन सोर्स के थ्रू ही आप यूट्यूब पे जाते हो तो जेन्युइन सोर्स देखो, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे एक्चुअल लाइफ वहाँ दिखा रहे हैं अपनी, वो आपको खुद से आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है। तो मैं वही बता रही हूँ, ये जो पूरा इन्होंने अपनी मार्केट बना रखी है ना MBBS अब्रॉड की, इसमें बहुत सारे फ्रॉड वाले बैठे हैं, ठीक है। तो आपको ढूंढना है वहाँ कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हो उसकी रियलिटी आपको कौन बता रहा है, ठीक है। और क्या क्या पूछ सकते हो, देखो आप हॉस्पिटल फ्लो का पूछ सकते हो कि आपके जो हॉस्पिटल है, जो आपका हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है कॉलेज से, उसमें फ़्लो कैसा है, पेशेंट का फ़्लो कैसा है, आप इंडियन स्टूडेंट्स को हाथ लगाने देते हो पेशेंट्स को या नहीं देते हो, ठीक है, कितनी बार वीक में लेके जाते हो हॉस्पिटल के लिए, ये सारी चीज़ें आपको पूछनी चाहिए। और इसके अलावा हम कोर्स में देखें तो देखो लैंग्वेज हमेशा एक इशू रहता है, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है। आप उज़्बेकिस्तान में जाओगे तो उज़्बेक में काफ़ी लोग बोलते हैं, आप रशिया में जाओगे रशियन में बोलते हैं, आप सर्बिया में जाओगे तो सर्बियन में लोग वहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज का तो एक बैरियर हमेशा होता ही है। उसके अलावा सब्जेक्ट्स भी आपको देखने चाहिए। अगर आप रशिया जैसे या फिर यूक्रेन, जैसे मैं यूक्रेन में थी, तो वहाँ पे ना काफ़ी सारे मतलब ऐसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे जिनका कोई सेंस नहीं बनता था। अगर आप इंडिया के MBBS को देखो तो वो भी देखो, आप अपने एजेंट से पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे मेरे करिकुलम में फर्स्ट ईयर में ही आपको लैटिन पढ़ाया गया था हमें, और मेड फिज़िक्स करके एक सब्जेक्ट था जिसका कोई रोल नहीं था, ठीक है। वो बहुत ही बेकार सब्जेक्ट था, बहुत ही ज़्यादा टाइम पास होता था वहाँ पर, हमारे 3 घंटे दिन के वेस्ट होते थे वहाँ, तो जिसका कोई मतलब नहीं था। मेड फिज़िक्स मतलब क्यों डाला है आपने कोर्स में वो। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते थे। मेडिकल लॉ सब्जेक्ट होता है ज़्यादातर जगहों पे, ठीक है, जहाँ पे आपको उस कंट्री के लॉज बताए जाते हैं, जो कि मतलब एक मेडिकल स्टूडेंट को, एक डॉक्टर को वहाँ के पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो इस वीडियो से ना तुम्हें ये तो समझ आ ही गया होगा कि MBBS अब्रॉड इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही लास्ट ऑप्शन होना चाहिए तुम्हारा MBBS अब्रॉड जाने का। और फिर भी अगर तुमने मन बना लिया है तो एक ऐसे एजेंट के थ्रू जाओ जो आपको जेन्युइनली हेल्प करे, ठीक है, आपसे पैसे ना ले। क्योंकि मैंने जब एडमिशन लिया था ना, और मेरा फिर ट्रांसफ़र का हुआ था, कुछ लोगों ने रशिया एडमिशन लिया था, किसी ने सर्बिया लिया था, किसी ने जॉर्जिया लिया था, तो सिर्फ ट्रांसफ़र के ही 2.5 से 3 लाख रुपए बच्चों के लगे हैं जो यूक्रेन से बाकी जगहों पे ट्रांसफ़र लेके गए हैं। एंड कुछ एजेंट्स ने वही काम 30-30 हज़ार में करा है, 15-15 हज़ार में करा है, जो काम बाकी एजेंट्स ने 2.5 लाख में करा है। तो मैं वही बता रही हूँ कि आपको एक प्रॉपर तरीके का एजेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ में, जिसका आपके जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे उसका ऑफिस तो एटलीस्ट होना चाहिए जो आता जाता रहे उस कंट्री में, ठीक है। और एडमिशन ऑफिस में उसका डायरेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक्सपोजर की बात रही तो मेजॉरिटी जगहों पे एक्सपोजर इतना अच्छा नहीं होता है, बहुत कम जगहें होती हैं गिनी चुनी जहाँ पे एक्सपोजर अच्छा होता है। और वो भी एक स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है ऑब्वियसली कि आप किस तरीके से चीज़ों को ग्रास्प कर रहे हो, ठीक है। पर हम लोग ना ये देखते हैं एडमिशन के टाइम पे कि ना इस कॉलेज की ना इतनी रैंकिंग है, या फिर उसका ना FNGE का पासिंग रेट इतना अच्छा है। FNGE के पासिंग रेट से कोई मतलब नहीं। अब मैं चलो आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई आकाश से करी थी, एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स LN आकाश और PW वगैरह के प्लेटफॉर्म से ही पढ़ते हैं, और उनका पासिंग रेट काफ़ी अच्छा होता है नीट में। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो आपका एडमिशन इंश्योर कर देगा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इसी तरीके से आप कॉलेजेस को भी देखो, अगर किसी कॉलेज का FNGE पासिंग रेट अच्छा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस कॉलेज में जाओगे और आपका FMG एक बारी में निकल जाएगा। वो चीज़ हर एक बच्चे पे डिपेंड करती है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्या बैकग्राउंड है बच्चे का, क्या एक्सपोजर आपको उस टाइम पे मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ ये देख के मत जाओ कि FMG पासिंग रेट बहुत अच्छा है तो इसी कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो देखो मैंने अपनी साइड से तुम्हें मेजॉरिटी चीज़ें बता दी हैं अब, जो एडमिशन लेने में तुम्हारे कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगी, ठीक है। तो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड या थैंक यू।